हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो बात करने वाले हैं वन दरोगा भर्ती के बारे में। सिलेबस हमारा चल रहा था फूड, ठीक है। पहला चैप्टर था यूनिट 1 था आपका फूड, हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने बेसिक जानकारी ले ली थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लीजिए, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट रहने वाला है, बिल्कुल सिलेबस वाइज चलने वाले हैं, खाद, उर्वरक और जैविक खेती, ठीक। अब ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बोला था कि जो फूड वाला चैप्टर है 3 से 4 पार्ट में आपका कंप्लीट होगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। अब पेपर का लेवल इस बार आपको पता ही है, सिलेबस में आपको बता देता हूँ। देखो आपका हम आज पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ फर्टिलाइजर और मैन्योर्स, ठीक है। उसके साथ में अगर हो पाएगा, टाइम मिलता है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैविक खेती, ठीक है। जैविक खेती भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, साथ ही फर्टिलाइजर हो जाएगा और मैन्योर हो जाएगा, खाद और उर्वरक, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे पूरा देखने वाले हैं। और पहला चैप्टर है, बाकी क्लासेस आपकी क्या, जो देखो आपका सेल आपका स्टार्ट हो चुका है, मैटर आपका हो चुका है, मैटर आपका कंप्लीट हो चुका है। और उसके अलावा आपका सेल स्टार्ट हुआ है, बायोलॉजी में भी 2 वीडियो आपको मिल चुकी हैं। आपको कहां पे ये वीडियो देखने को मिलेगी, आपको उत्तराखंड भूमि क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। अगर वहां पे नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, 1000 रुपए फीस रखी गई है, ठीक है। मिनिमम फीस है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कि आपकी वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब एग्जाम नहीं होता, तब तक कि कोर्स आपका वैलिड रहेगा। वीडियो क्लासेस वहां पे आपको मिलेंगी पूरा सिलेबस की। वीकली मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, नेक्स्ट मंडे या फिर संडे के दिन आपका मॉक टेस्ट पहला रहने वाला है, अभी स्टार्ट हुआ ही है साइंस, ठीक। डाउट क्लास आपकी वीकली रहेगी एक, और पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर आपको पहला दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं पहले नंबर पे, ठीक है। सेकेंड नंबर आपके पास सिर्फ रहने वाला है कॉल के लिए। कोई भी आपको जानकारी की होती है इसके अतिरिक्त में, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। कोर्स लेने में कोई दिक्कत हो रही है, वहां पे भी आप ये चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, आज हम देखने वाले हैं खाद और उर्वरक, और उसके अलावा जैविक खेती। अगर टाइम मिलता है तो जैविक खेती भी देखेंगे। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डेमो वीडियो है, और 2-3 वीडियो और आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, हर सब्जेक्ट से आएंगे। तो पहला यूनिट हम यहाँ पे, इसके बाद एक वीडियो और आएगी तो वहां पे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलो, सबसे पहले हम देख लेते हैं खाद और उर्वरक होते क्या है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हो। पहले हम इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं रहता है कि खाद क्या चीज है। दिखता है कि जैसा है, खाद भी उर्वरक भी, ठीक है। दोनों हम फसलों के लिए यूज करते हैं, खेती में यूज करते हैं। पहली बात करेंगे खाद के बारे में। देखो ये अंतर है, ठीक है। इसकी अधिक मात्रा, मतलब अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसमें अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं, अगर हम यहाँ पे जो उर्वरक है वो हम अगर 1 किलो यूज कर रहे हैं, एक बड़ा सा खेत है, 1 किलो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम 5 किलो या फिर 10 किलो के आसपास यूज होगा, तब जाके सेम रिस्पॉन्स देगा। ये चीज है, ठीक है। इसका सतत उपयोग हानिकारक नहीं है। देखो, आप खाद को कितना भी यूज कर लो, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचने वाली है। मतलब आपको क्या, फसलों को भी कोई भी हानि नहीं पहुंचने वाली है। वो आपको जितना भी डाल दो उतना कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जितना हो सकता है उतना डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसका सतत उपयोग हानिकारक है। अब यहाँ पे अगर उर्वरक हम डेली डालते रहते हैं या फिर एक्स्ट्रा डाल देते हैं, मान लो जहाँ पे 1 किलो डालना था वहां पे आपने 3 किलो डाल दिया, तो वो भी हानिकारक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 5 किलो अगर आप डाल रहे हो, उसकी जगह पे 15 भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 20 भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो फायदा ही देगा। इनके उपयोग से उत्पादक हमेशा बढ़ता है। खाद का उपयोग से आपका उत्पादन जो होता है हमेशा बढ़ते रहता है, ये चीजें बोली जा रही है। इनके अनावश्यक उपयोग से उत्पादन आपका घट जाता है। मैंने आपको वही बोला कि ये हानिकारक है। 1 किलो आपको जहां जरूरत है, अगर आपने 3 किलो, 10 किलो, 15 किलो डाल दिया तो आपको दिक्कत ही होगी, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो उर्वरक का यूज कम से कम किया जाना चाहिए, मतलब जितना भी चाहिए अपने को उतना ही यूज करना है। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इनके उपयोग और उत्पादन प्राप्त करने में समय अधिक लगता है। अब यही चीज है, अब यहाँ पे आपने यूज किया खाद का, तो खाद जो आपका रिस्पॉन्स दिखाएगा 1 साल के अंदर, वही अगर आप उर्वरक डालते सही मात्रा में, ठीक है, तो वो आपको 3 से 6 महीने के अंदर या उससे भी कम टाइम में ही आपको फायदा दिखाने लग जाएगा। मतलब उर्वरक इस चीज के लिए अच्छा है, ठीक है। खाद उस चीज के लिए आपको रिस्पॉन्स लेट में देगा। इसका उपयोग करना महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, घर पे ही बन जाता है। खाद की अगर हम बात करें, जैसे गाय का गोबर होता है वो ऑर्गेनिक खाद होता है बिल्कुल आपका, ठीक है। तो यही चीज है, खाद का जो उपयोग है वो बिल्कुल सस्ता रहता है। कैसे बनता है, क्या क्या चीजें यहाँ से पूछी जाती है वो आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो महंगा बिल्कुल भी नहीं है खाद आपका, लेकिन उर्वरक आपका क्या है, ये महंगा होता है, ये आपको कॉस्टली पड़ेगा, आपको मार्केट से ही लेना पड़ेगा, ठीक। जब बनाओगे भी तो उसमें भी बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इसका स्थानांतरण और भंडारण असुविधाजनक होता है। मतलब इसका देखो, आपका अगर इसको स्टोर करना चाहते हो खाद को, तो ये थोड़ा सा असुविधाजनक होता है, थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स होता है इसका काम करना, ठीक है। लेकिन इसमें आपका उर्वरक में एक तो कम मात्रा लगती है, आपको पता ही, ऊपर मैंने आपको बता दिया पूरा कि कम मात्रा इसकी चाहिए होती है। तो इसका अगर भंडारण करोगे, अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो उतने आसानी से इसको आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी देखो ये पीडीएफ काफी बड़ी है, लगभग 50-60 पेज के आसपास की। ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। ये एप्लीकेशन पे मैं इसको आपका नोट्स करके बना के रखा है, वहां पे आपका इसको देख सकते हो। चलो आप सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं ऊपर वाला, पहले समझ लीजिए फिर पढ़िए, ठीक है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब समझते हो, जिसमें आपका कार्बन होगा ही होगा, इसमें आपका क्या होगा, कार्बन होगा ही होगा, ठीक है। अकार्बनिक मतलब उसमें कार्बन नहीं है। ये कार्बनिक पदार्थ है जो ठोस पशु कचरे से प्राप्त होता है। पशु कचरा मतलब समझ सकते हो, मल और मूत्र, ठीक है। मल मूत्र से प्राप्त होता है आपका किसके, पशुओं के, जिसका उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और स्वस्थ फसलों के उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अंतर आप देख चुके हो, कितनी जरूरत होती है, कितना डालते हैं, ज्यादा डालेंगे तो कोई समस्या नहीं पड़ती है आपकी खाद को डालने से, उर्वरक ज्यादा डालोगे तो वहां पे आपको दिक्कत पड़ सकती है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज मैन्योर, ठीक है। आपका खाद होता क्या है, चलो यहाँ पे देखिए, आपका खाद मृत पौधे जो होते हैं आपके और जानवरों का विघटित जो रूप है, जिससे उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी पर लगाया जाता है, ठीक है। यह उर्वरक का एक प्राकृतिक रूप है। जो फर्टिलाइजर का एक प्राकृतिक रूप, जो नेचुरल रूप होता है, वो आपका क्या होता है, खाद ही होता है। और लागत प्रभावी होती है, यहाँ पे लागत बहुत ना के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं है। मानव और पशु मल का उपयोग खाद के रूप में भी किया जा सकता है, ठीक है। जो मानव और पशु का जो मल का उपयोग है वो खाद के रूप में किया जाता है। पशुधन खाद में जो आपका क्या क्या होता है आप देख लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम समृद्ध मात्रा में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका पशुओं जो एनिमल होते हैं अपने घर पे, ठीक है, उनका अगर खाद के रूप में अगर हम उसके मलमूत्र का यूज करेंगे तो क्या क्या अपने को प्राप्ति मिलेगी। यहाँ पे देखो आपका नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, ठीक है। ये चीजें उसमें भरपूर रहती है, बाकी चीजें भी रहती है लेकिन ये भरपूर है, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा कि मैक्सिमम क्या चीजें मिलती है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। खाद कार्बनिक पदार्थों को और ह्यूमस में अत्यधिक समृद्ध होता है, ठीक है। इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है और यहाँ पे आपका कार्बनिक पदार्थ तो होते ही है, और इस प्रकार मिट्टी की उर्वरकता में सुधार करता है, ठीक है। ये करता है, ये लंबे समय में बेहतर है, ठीक है। ये आपको पहले भी बता दिया, जहाँ पे आपको अंतर दिखाया था तो वहां पे आपको बता दिया था कि आपका क्या होगा, टाइम ज्यादा लेते हैं लेकिन काम अच्छा करते हैं। टाइम ये ज्यादा लेते हैं लेकिन उर्वरक क्या है आपका, टाइम कम लेंगे। फर्टिलाइजर आपका टाइम कम लेते हैं, वो जल्दी ही आपका रिस्पॉन्स दे देते हैं और किसी भी प्रदूषण का कारण नहीं बनते। बिल्कुल सही बात है, ये मेन चीज है। अभी देखो कि अगर आप खाद यूज करते हो, मैन्योर यूज करते हो, तो वहां पे आपका जो पॉल्यूशन है बिल्कुल नहीं होता है। अगर उर्वरक करते हो ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में करोगे उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन होता है उससे, ठीक है। यह एक मूल्यवान और नवीकरण संसाधन है, तो इसका यूज ही अपने को मैक्सिमम करना चाहिए। आज के टाइम पे फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा होता है, ठीक है, उससे समस्या भी होती है, पशुओं को समस्या होती है, खेती को भी समस्या होती है ज्यादा मात्रा में यूज करने में। कम भी करोगे उससे भी पशुओं को दिक्कत होती ही होती है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में दिया हुआ है, जो आपकी यहाँ पे टॉपिक दिए हुए देख सकते हैं आप, क्या क्या चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी जरूरत है क्या। देखो, यह फसलों की उपज बढ़ाने और मिट्टी की उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिए सबसे प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त है, ठीक है। यह आपका प्राकृतिक रहने वाला है और रासायनिक इसमें है ही नहीं, कोई भी इसमें केमिकल नहीं रहता है। इस तैयारी के तरीके बहुत पुराने हैं और किसानों के बीच में लोकप्रिय है, ठीक है। जो अपने घर पे डालते हैं, गोबर डालते हैं जो खेतों में, वो यही चीज बोल रहा है, ठीक है, वो खाद ही है। आज यहाँ पहले किसान अपनी फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों, ठीक है, जो फर्टिलाइजर, रासायनिक फर्टिलाइजर हैं, उनका यूज आपका करते हैं। वहीं अब वे रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा प्राकृतिक उर्वरकों में अधिक महत्व दे रहे हैं। आज के टाइम पे बोल रहा है कि आपका जो फर्टिलाइजर है उनका उपयोग कम करके जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, उनका यूज ज्यादा कर रहे हैं। इस उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों की भूमि पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि फसल की पैदावार तो बढ़ रही है लेकिन अनाज में रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। किसका यूज करने से, जो आपके फर्टिलाइजर हैं वो भी रासायनिक वाले। इसलिए अधिकांश किसानों ने अब रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर प्राकृतिक
की ओर रुख कर लिया है। ठीक है, तो ये वही चीज बोल रहे हैं कि आपका खाद का यूज, अपने पहाड़ में तो खाद का यूज मैक्सिमम होता है। जो आपके फर्टिलाइजर है बहुत ना के बराबर यूज होते हैं, लेकिन इसमें कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है वो आपको पता ही है, लेकिन आगे जाके खेती के लिए बहुत ज्यादा गलत होने वाले हैं। ठीक है, उच्च पोषक तत्वों वाले रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कम पोषक तत्व वाले उर्वरक मिट्टी के भौतिक और रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करते हैं। इसकी तैयार के लिए किसी विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है और उनका प्रभाव भी लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, जो क्या है प्राकृतिक उर्वरक है। अभी देखेंगे क्या क्या चीज है इसमें। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सिंथेटिक रासायनिक और पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखो अब इसमें क्या क्या होता है ये देखिए आपका। अब ये मेन चीज है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरकता में सुधार होता है, लागत भी कम है, मिट्टी के कटाव और लीचिंग को कम करता है, मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार करता है और मिट्टी को गर्म करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, जिस हिसाब से अभी क्वेश्चन बन रहे हैं कि 4 आपको ऑप्शन दे देता है और इसमें से कौन सही है कौन गलत है वो आपसे पूछ रहा है, तो ये चीजें वहां पे लिखी हो सकती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेना। मिट्टी की पानी और पोषक तत्व धारण क्षमता को सुधार करता है, मतलब ज्यादा करता है। ठीक है, ये ऊपर करता है। इसे आसानी से लिया जा सकता है। बिल्कुल, मीथेन गैस खाद के उप उत्पाद के रूप में विकसित हुई है, जिसका उपयोग खाना बनाने और हीटिंग उद्देश्यों से किया जा सकता है। ठीक है, इसे मीथेन निकलती है लेकिन उसका यूज भी हम कर सकते हैं। खाद और उपचारित भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों में स्वस्थता, यहाँ पे आपको इसको क्या करती है, स्वस्थ आपका इसको बनाए रखती है। अब यहाँ पे देखो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो भारी कार्बनिक पदार्थ में पोषक तत्वों की कम प्रतिशत होती है। ठीक है, भारी की बात कर रहा है। ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा, और उन्हें बड़ी मात्रा में लागू किया जाता है। फार्म यार्ड खाद, अब यहाँ पे देखो FYM, ये आप याद रखना FYM, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में बन सकता है। ये क्या चीज है? जो कंपोस्ट है, हरी खाद है, सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप में उपयोग की जाने वाली भारी जैविक खाद है। तो भारी जैविक खाद में आप समझ गए क्या क्या है, हरी खाद है, कंपोस्ट है और FYM है। जैविक खाद के उपयोग में कई फायदे हैं। अब देखो फायदे बहुत सारे हैं। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित पौधों के पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। पहली चीज होगी वे मिट्टी के भौतिक गुणों जैसे संरचना, जल धारण क्षमता, मतलब कोई पानी को ज्यादा सोख सकती है, में सुधार करते हैं। दूसरी चीज होगी वे पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। तीसरी चीज होगी यहाँ पे अपघटन के दौरान जारी कार्बन डाइऑक्साइड एक CO2 उर्वरक के रूप में कार्य करता है और पौधे परजीवी नेमाटोड और कवक को मिट्टी के सूक्ष्म जीवों में संतुलन बदलकर यहाँ पे आपका कुछ हद तक नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 का भी समाधान हो गया है। अब यहाँ पे देखो आपका जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसके यहाँ पे पूरा एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट पे आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। ठीक है, आपको मेन चीज याद रखनी है जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है उसमें क्या क्या चीजें। देखो एक तो ग्रीन मैन्योर है आपका, ठीक है, दूसरा आपका वर्मी कंपोस्ट, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्मी कंपोस्ट। ये सिंपल सा इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि वर्मी कंपोस्ट का जो मेन कारक है वो क्या होता है। अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें वहां से पूछी जा सकती है। अब वहां पे FYM भी आ गया, सीप आ गया और गोट मैन्योर आ गया। ये चीजें यहाँ पे मेन है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका ब्लड है, बोन है, मीट है और ऑयल केक है। यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं, लेकिन अपने को पढ़ना ही पढ़ना है, क्या पता इस बार पूछ लेगा। ठीक है, चलो अभी ग्रीन मैन्योर देख लीजिए। यहाँ पे हरी खाद, ठीक है, हरी खाद को इंग्लिश में भी देख सकते हो, ऊपर आपका लिखा हुआ है। हरी खाद को मिट्टी, भौतिक, रासायनिक और जैविक वातावरण में सुधार के उद्देश्य से मिट्टी के अवगठित पौधे के उत्तकों में जुताई के बदलने की प्रथाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। जो हरी खाद मृदा है, मतलब हरी खाद मिट्टी है, वो आपका भौतिक और रासायनिक और जैविक वातावरण के सुधार के लिए आपका इसी उद्देश्य से बनाई गई है। और यहाँ पे दूसरी लाइन लिखी हुई है, हरी खाद वाली फसलों को खेत में या तो शुद्ध फसल के रूप में या फिर
जो फसल के साथ में अंतर फसल रहते हैं, जो एक फसल के साथ में दूसरी फसल बोई जाती है, एक खेत है आपका, एक फसल यहाँ पे बोई जा रही है, इसके भी अलग अलग कारण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन में अलग फसल है, दूसरी लाइन में अलग फसल है, फिर तीसरी लाइन में वही फसल है, फिर चौथे में दूसरी वाली, इस तरीके से भी अंतरा फसल इसको बोला जाता है। इसको आगे हम देखेंगे किस किस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अंतर फसल के रूप में उगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मुख्य फसल और एक ही खेती में जो परिकल्पना है कि दबा दिया जाता है, और यहाँ पे देखिए कि से पहले दबा दिया जाता है, वही जो मैंने आपको बताया अभी। प्रचलित हरी खाद की फसलें सूर्यभांग, ढैंचा और ग्वार हैं। यह भी नॉर्मल 3 फसलें यहाँ पे दी हुई है, इसकी बहुत सारी फसलें, ठीक है। इसमें सरसों भी आता है, सूरजमुखी भी आता है, बहुत सारी फसलें, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज दी हुई है, इसका कोई इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है। पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा। C2 इन situ आपसे पूछा जाता है, इन situ और ex situ, सॉरी, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा कुछ दिया हुआ है, इसको आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन situ दिया है ऊपर आपका, ये देखो इन situ आपका क्या होता है। इन situ पढ़ लो पहले एक हल्का सा। इन situ होता क्या है, इसे एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा हरी खाद फसलों को उगाया जाता है, और ठीक है, हरी खाद फसलों को, ऐसे फसल जिसको उगाने से आपको खाद मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। उसी खेत की मिट्टी में शामिल किया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं ना, इसमें क्या होता है, पहले मान लो कोई फसल है, एक्स एक फसल है, उसको उगा रहे हैं एज ए खाद, ठीक है, खाद मैन्योर के रूप में उसको उगा रहे हैं। उसको उगाते हैं, उग जाता है, पूरा उगेगा, फिर उसमें क्या करेंगे, हल जोतेंगे, काट देंगे, नीचे उसको भी सड़ने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। उसके ऊपर से पानी भी डाल सकते हो आप लोग अगर उसको सड़ाना है, गलाना है तो। और उसके बाद वापस उसमें हल जोत देते हैं, तो क्या होता है, वो एक खाद के रूप में मिट्टी से अच्छे से मिल जाता है, तो उसी को आपका बोला जाता है इन situ, ठीक है। मतलब वहीं का उगाया जाएगा और वहीं पे उसको उसी खेत में डाल दिया जाएगा, तो उसको इन situ बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ उसी खेत की मिट्टी में शामिल किया जाता है जिसे हरी खाद जी जानी है, मतलब जिस खेत में हरी खाद चाहिए वहीं पे उसको यूज किया जाता है। तो शुद्ध फसल के रूप में या मुख्य फसल के रूप में यह एक अंतर फसल होता है, और इस प्रणाली में आम हरी खाद की फसलें, जैसे कि आपको ये फसल का नाम दिया हुआ है, ढैंचा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इक्विलेटा आपको एक दिया हुआ है, शेष बनिया दिया हुआ है, ग्वार दिया हुआ है, ये मेन चीज है। देखो ये आपका यूज भी होता है, अब तो बंद हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे ये यूज होता है ग्वार, ठीक है। ये अपना मेन फसल है जिसको इसी के रूप में यहाँ पे आपका यूज किया जाता है। ये बाकी नाम भी आपको याद रखना है, जैसे ढैंचा हो गया, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए आपका यह हरी खाद बनाने के लिए खेत के बाहर से एकत्रित किया जाता है। ये कौन सा आपका पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, हरी पत्तियों को और कोमल हरी टहनियों को मिट्टी में बदलने को संदर्भित करता है। आम हरी खाद फसलें, वही चीज ऊपर की लिखा हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे ग्रीन मैन्योर, जो आपकी हरी खाद है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले देख सकते हैं यहाँ पे, ये इतने पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये रहेगा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और 6 पॉइंट, ठीक है। 6 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ये 6 के 6 पॉइंट आपको देख लेना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो, यह मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ शासन को बढ़ाता है। दूसरा, और वहां मिट्टी के भौतिक और रासायनिक और जैविक वातावरण को संशोधित करता है। वास्तव में यह मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को उत्तेजित करता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, हरी खाद फसलें उपसतत मिट्टी की परत से सतत की मिट्टी की परत के विभिन्न पौधों को पोषक तत्वों को वापस में लाने में मदद करता है। क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, एक ही खेती को हम बार बार करते हैं, ठीक है। मान लो आलू की खेती आपने बार बार की एक ही खेत में, तो क्या होता है, ये जितने भी इसमें पोषक तत्व इसको चाहिए होते हैं ले लेता है। बाद में जो आपकी खेती वहां पे अगर आप करेंगे 4-5 साल लगातार करेंगे, तो फिर ये आलू की जो आपकी होगी ना उत्पादन होगा वो कम हो जाएगा, वो इसी कारण से होता है, ठीक है। तो ये इसको बढ़ा सकता है। यह मिट्टी की संरचना, वातन की स्थिति, पारगम्यता और मिट्टी की घुसपैठ में सुधार करता है, ठीक है। आपका जो संरचना है उसको भी बना के रखेगा। घुसपैठ का मतलब समझ रहे हो, घुसपैठ में सुधार करता है। इसका मतलब है कि कोई अनावश्यक जो पदार्थ आ जाता है, केमिकल चीजें आ जाती है या फिर कुछ भी आ रहा है, चाहे आपके कीट वीट भी आ रहे हैं, तो उसको भी कम करता है, उसको भी सुधार करता है, ठीक है। ये इसका मतलब है। यह रन ऑफ और कटाव के कारण होने वाली मिट्टी की हानि को भी कम करता है, मतलब मिट्टी को जकड़ के रखता है, ये चीज है,
ग्रीन मैन्यूर जो आपका होता है कि कारण पोषक तत्वों में व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, लीचिंग द्वारा खोया जा सकता है। दूसरा, उसके बाद देखिए हरी खाद वाली, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाता है। हरी खाद वाली फसलों में विभिन्न पौधों के पोषक तत्वों की आपूर्ति के संदर्भ में कुछ अवशिष्ट प्रभाव होते हैं और इस प्रकार यह अगली फसल के बेहतर विकास के लिए मदद करती है। वही जो मैंने आपको आलू का एग्जांपल दिया उसी के लिए है, ये उसमें आपको मदद करेगा। फिर यहाँ पे डिसएडवांटेज लिखे हुए 4, यहाँ पे इनको भी पढ़ लेते एक बार। वर्षा सिंचित परिस्थितियों में जहां वर्षा सीमित होती है, हरी खाद वाली फसलों का उचित अपघटन नहीं हो सकता। ठीक है, वर्षा जहाँ पे कम होती है यहाँ पे अपघटन उतना अच्छा नहीं हो पाता है और इसी प्रकार खाद, हरी जो खाद है के लाभ संतोषजनक रूप में प्राप्त नहीं किए जा सकते। पहली यहाँ पे दिक्कतें ये आ गई है। दूसरी बात करेंगे, कभी कभी जो आपकी हरी खाद वाली फसलों की लागत रासायनिक जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की तुलना में अधिक हो जाता है। उस स्थिति में हरी खाद किफायती नहीं होती है, कहीं कहीं पे कॉस्टली आपकी पड़ जाएगी। मेन तौर पे किस पे, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक आप लोगे तो वो सस्ते पड़ेंगे, ये महंगे हो जाते हैं। ठीक है, खेत की फसलों में होने वाले रोगों और कीड़ों में परिवर्तन होता है, तो ये कभी कभी क्या करता है, आपकी जो आपके रोग हो जाते हैं और कीड़ों का परिवर्तन हो जाता है, उसमें ये आपका भागीदार रहता है। हरी खाद फसलों के अपघटन के कारण विभिन्न विषाक्त पदार्थ जैसे कार्बनिक अम्ल, जैसे ब्यूटेरिक एसिड आपका पहला हो गया, प्रोपेनेटिक आपका एसिड हो गया, आदि जहरीली गैसों जैसे मीथेन CH आपका हो गया CH4 और अन्य आदि मुक्त हो जाने वाले पौधों की जड़ में वृद्धि प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के पौधों में पोषक यहाँ पे मेन चीज क्या है, जो आपका एसिड है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा और CH4 को भी ये आपका क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी देखो PDF आपकी आधी की आधी हुई है, वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वर्मी कंपोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। FYM मैन्योर भी देखेंगे, देखो आप आगे क्या क्या देखना है, प्रॉपर्टी देखेंगे और यहाँ पे आपका ऑयल केक हो गया, खली, ये आपसे पूछा जा सकता है क्या चीज होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये टॉपिक दिए हुए हैं कि क्यों यूजफुल है क्यों नहीं है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन है आपका, इसके बाद आपका इंटीग्रेटेड आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाले में देखेंगे क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या क्या है और यहाँ पे गोल्स इसके क्या क्या हैं। क्लासिफिकेशन देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है ये क्या होता है, फास्फोरस क्या होता है, आगे जाके इसमें भी कॉम्प्लेक्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है आपका कि किसमें कितना % क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, वो भी यहाँ से पूछा जाता है। जैसे यूरिया हो गया आपका, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये देखो यूजफुल तो है लेकिन यहाँ पे इनका क्या क्या होता है, क्या क्या यूज है इनका, ये सब चीज लिखा हुआ है कि किस चीज की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होती है और यही चीजें पूछी जाती है। जैसे ये देखो आपका अमोनियम नाइट्रेट को यूज करते हैं हम यहाँ पे, जिसमें 33% आपका यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। यह एक अत्यधिक घुलनशील उर्वरक है। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखो आगे आपका, फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, Cl आएगा और KCl, K2SO4, KNO3, ये चीजें, इसमें किसकी मात्रा कितनी होती है ये पूछ लेता है आपका। फर्टिलाइजर आपकी बहुत टाइप के होते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स आया जो मैंने आपको बोला, NPK हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, बिल्कुल बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। NPKS क्या है, NPK क्या है, कितना % इसमें क्या होता है। देखो नाइट्रोजन 15% रहता है, 15% फास्फोरस है और 15% ही पोटेशियम है और सिर्फ 5% यहाँ पे सल्फर रहता है। क्या क्या यूज रहता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ये NPK बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे आपका आएगा स्टोरेज, फर्टिलाइजर का स्टोरेज हम पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑर्डर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नाइट्रोजन वगैरह, ये यहाँ पे इतना ज्यादा तो नहीं पूछता लेकिन फिर भी एक बार हम इसको देख लेंगे। और रूट में क्या चाहिए, जड़ों में क्या चाहिए, ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। सॉइल का pH क्या होना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये है आपका जैविक खेती वाला। ठीक है, ये टॉपिक अपने को देखना है और यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं और डायरेक्ट आपको आंसर आएगा। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी बनते हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल पे बनेगा, तो उसके लिए हम तैयार यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर उर्वरक और खाद में दूसरे फिर से अंतर दिए हुए हैं, कुछ अंतर। फिर यहाँ पे 2 खाद हो जाता है, एक परंपरागत एक रासायनिक उर्वरक। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, ये भी वही चीज है। तो 6-7 अंतर यहाँ पे दिए हुए हैं। खाद और उर्वरक फिर से अंतर दिए हुए हैं, ये पूरा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगले वाले
वीडियो में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट आपका 2 से 3 महीने के अंदर में, आपका 3 महीना मान के चलो लगभग, क्योंकि अच्छे से अपने को पढ़ना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, सब चीजें यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, सिलेबस आप देख चुके हो, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, फिर इसका एक वीडियो इसके बाद और आएगा, मतलब टोटल इसके आएंगी 4 वीडियो आपकी। ठीक है, 4 वीडियो टोटल आएंगे और 4 वीडियो में इसका आपका पहला वाला जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि इस बार अपने को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में काम खत्म करके निकल लेना है, क्योंकि सिलेबस इन्होंने भले ही ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं और आपको पूरा तैयार रहना है। बाकी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। 1000 रुपये इसकी फीस रखी गई है, मिनिमम फीस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 साल के लिए वैलिडिटी है, मतलब पेपर होने तक का वैलिडिटी रहेगा इसका। वीडियो क्लासेस, वीकली मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, पीडीएफ नोट, सब चीजें होंगी। वापस से बता देता हूँ, इस पर आप व्हाट्सअप प्लस कॉल कर सकते हो, इस पे ओनली कॉल आप कर सकते हो। कोशिश कीजिए पहले वाले नंबर से ही बात हो जाए आपकी। अगर नहीं होती है, टाइम ज्यादा लगता है, 1-2 दिन लग जाते, तब आप इस पे कॉल कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे कांस्टेबल का बैच आपका चल रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का बैच आपका चल रहा है, 1 दरोगा आपका चल ही रहा है, उसके अलावा एसआई के लिए चल रहा है, कनिष्ठ सहायक के लिए चल रहा है और व्यक्तिगत सहायक के लिए भी आपका बैच चल रहा है। ठीक है, तो सारे बैच वहां पे चल रहे हैं। आप कोई भी फॉर्म आपने अगर भरा हुआ है तो वहां पे आप क्लासेस ले सकते हैं। मिनिमम फीस, सबकी फीस आपकी 1000 के आसपास ही रहेगी, उससे ऊपर किसी की फीस नहीं रहेगी। ठीक है, और ये सब चीज आपको वहां पे मिलने वाली है। तो बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, 1 दरोगा के एप्लीकेशन का लिंक भी वहां पे आपको मिल जाएगा। तो सब सुविधाएं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में भी हम आपको पिन कर देंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको अपडेट मिलती रहती है, हर एक चीज का लिंक मिलता है, कोई नई वैकेंसी आती है उसकी अपडेट मिल जाती है, तो वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं या Facebook पे देख रहे हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।